हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं हिस्ट्री स्पेशल में आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मगध का उत्कर्ष। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मगध के उत्कर्ष के बारे में। और मगध के उत्कर्ष यानी हमारा मगध के उत्कर्ष के बारे में हम किस तरह से पढ़ेंगे कि हमारे जो मैंने आपको कल ही बताया था कि मगध के उसके बारे में हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो होता है पूर्व मौर्य काल, और एक होता है मौर्य काल, और एक होता है उत्तर मौर्य काल। यानी कि मौर्य काल के जो शुरू की बात है उसे हम उत्तर मौर्य काल में रखेंगे, और जो मौर्य काल की बात की बात है उसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। तो आइए इन्हीं पॉइंटों को हम देखते हैं। तो हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो आप तीन प्रकार से हम पढ़ेंगे। एक तो होता है पूर्व मौर्य काल, यानी पूर्व मौर्य काल में जो जो हमारे पास डायनेस्टी बनी, जो हमारे पास आक्रमण हुए, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद करेंगे मौर्य काल की, इसके बाद बात करेंगे उत्तर मौर्य काल की, कुछ हमारे पास वंश बने और कुछ आक्रमण हुए इसके बाद। आइए हम एक बार अपनी हेडिंग बना लेते हैं। इससे पहले कि जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे और शेयर कर दे, जिससे कि सभी तक जानकारी पहुंच जाए। आइए देख लेते हैं। एक तो आता है हमारा पूर्व मौर्य काल। पूर्व मौर्य काल, और पूर्व मौर्य काल में इसके बाद आता है हमारा मौर्य काल, यानी मौर्य काल के जो पहले की बात है उसे हम मौर्य काल के में पढ़ेंगे, पूर्व मौर्य काल में। और इसे कहते हैं हम मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल यानी हम पढ़ेंगे इसे मौर्योत्तर काल में। इसमें हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, तो हम एक बार ढांचा बना लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे वन बाय वन सभी चीज को लेकर। तो इसमें हम सबसे पहले पूर्व मौर्य काल में हम एक वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश में जो कहा जाता है पितृहंता वंश, इस वंश के अंदर जो पुत्र है वो बाप को मार दिया करता था, यानी पिता को मारकर शासन किया करता था। कौन पुत्र? वही कहलाता है हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश। इसके बाद में अगली जानकारी आएगी शिशुनाग वंश की। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को मारकर शासन किया और अपने अगले वंश की स्थापना की, जिसे कहते हैं शिशुनाग वंश। इसके बाद अगला आता है नंद वंश, और नंद वंश का शासक हुआ जिसे कहते हैं महापद्मनंद। महापद्मनंद ने अंतिम शासक जो शिशुनाग वंश का था उसे मारकर अपना शासन शुरू किया। आइए इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। इसके बाद आता है नंद वंश, और इन तीनों वंशों के चलने के बाद में क्या हुआ इन तीनों वंश के चलने के बाद में तो बात आई हमारी 323 की। उस टाइम पे क्या हुआ था, तो उस टाइम पे आक्रमण किया किसने? विदेशी इन्वेजन, यानी विदेशी आक्रमण होने लगे हमारे भारत में। विदेशी आक्रमण होने लगे, और विदेशी आक्रमण होने के साथ साथ हमारे पास कौन कौन से आक्रमण हुए, तो आपसे पूछा जाएगा। पहला विदेशी आक्रमण हुआ हमारा जिसे हम कहते हैं ईरानी आक्रमण, और उसके बाद हुआ यूनानी आक्रमण। तो आइए इन दोनों आक्रमणों को लिख लेते हैं। तो आक्रमण हुए कुछ, यह ऐसे लिख सकते हैं विदेशी आक्रमण। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमणों को, और इसमें हम पढ़ेंगे दो आक्रमणों को। जो हमारा हुआ पहला ईरानी आक्रमण जो करा था डेरियस प्रथम ने। इसके बाद आता है यूनानी आक्रमण। और यूनानी आक्रमण हमारा किसने किया था? सिकंदर ने। तो हम पढ़ेंगे इन सभी पॉइंटों के बारे में। इसके बाद जैसे कि हमारा यूनानी आक्रमण समाप्त होगा, और उसके बाद हमारा चल जाएगा मौर्य काल। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराया और घनानंद की हत्या कर एक नए वंश की स्थापना की, जिसे कहते हैं मौर्य वंश। यानी इसका जो नंद वंश का अंतिम शासक था जिसे कहते हैं घनानंद, हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसे मारकर किसने शासन किया था? मौर्य वंश का ही शासक हुआ जिसे कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश, और इसके बाद में आप इसमें लिख सकते हैं मौर्य वंश।
इसके बाद जैसे ही मौर्य वंश समाप्त होगा तो इसका शासक होगा अंतिम, जिसे कहते हैं वेदरथ। और वेदरथ को ही मारकर आगे जाके शुंग वंश के ही शासक ने वेदरथ को मारकर इसका अंत किया। और पुष्यमित्र शुंग था जो उसने मारकर अंत किया और अपने नए वंश की स्थापना की, जिसे कहते हैं शुंग वंश। तो इसके बाद शुंग वंश की पढ़ेंगे हम। और शुंग वंश के बाद हमारी अगली जानकारी आती है कर्ण वंश की। कर्ण वंश का जो शासक था जिसे कहते हैं देवगुप्त। देवगुप्त ने स्थापना की कर्ण वंश की। देवगुप्त लिख रहा हूं, कण्व वंश। इसके बाद पढ़ेंगे कर्ण वंश को। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जानकारी आएगी कर्ण वंश का अंतिम शासक हुआ जिसे हम कहते हैं, जो हमारा था, जिसे कहते हैं शिमुक। और शिमुक शिमुक नहीं था, तो इसके बाद आता है कर्ण वंश। और कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? कर्ण वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। और वासुदेव को मारकर मारा किसने? वासुदेव को मारा किसने? वासुदेव तो इसका शासक था। और इसका अंतिम शासक हुआ जिसे कहते हैं हम सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या कर दी किसने? इसका अंतिम शासक हुआ कौन? सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या कर दी शिमुक ने। और शिमुक ने एक नए वंश की स्थापना की जिसे कहते हैं सातवाहन वंश। यानी कि पहले आया शुंग वंश। शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य वंश का अंतिम शासक वेदरथ को मारकर स्थापना की शुंग वंश की। इसके बाद जो इसका कर्ण वंश था, कर्ण वंश का शासक हुआ जिसे कहते हैं वासुदेव। वासुदेव ने इसके अंतिम शासक को मारकर इसकी हत्या कर दी। और इसके बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का जो शासक था जिसे कहते हैं शिमुक ने सुशर्मा की हत्या, जो कर्ण वंश का अंतिम शासक था, इसकी मारकर हत्या कर दी और अपने नए वंश की स्थापना की जिसे कहते हैं सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के बाद जब सातवाहन वंश समाप्त होता है तो इसके बाद क्या होता है? विदेशी आक्रमण होने लगते हैं भारत के अंदर। विदेशी आक्रमण करने वाले पहले आदमी आए जिसे हम कहते हैं, विदेशी आक्रमणों में पहले व्यक्ति आए जिसे कहते हैं हिंदी यूनानी। हिंदी यूनानियों ने ही आक्रमण किया था पहले। इसके बाद देखते हैं आप विदेशी आक्रमणों को। विदेशी आक्रमण। और विदेशी आक्रमणों में पहला आक्रमण हुआ जिसे कहते हैं हम हिंद यूनानियों का। हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ सर्वप्रथम, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद हमारी अगला आक्रमण होते हैं और अगला आक्रमण होता है जिसे कहते हैं हम शकों का, यानी सीथियन का आक्रमण होता है। शकों ने स्थापना की और जिसका मानदम शासक माना जाता है सीथियंस यानी शक। इसके बाद शकों ने आक्रमण किया और इसके बाद अगला वंश आया जिसे कहते हैं कुषाण। और इसके बाद कुषाण वंश के बाद आगे आगे राजवंश बनने लगे और राजवंश बनने लगे। और हाँ, इससे पहले आप लिख सकते हैं एक और जिसे कहते हैं हम पहलव वंश। पहलव वंश, इसके बाद आता है कुषाण वंश। तो ये हमारा जो है वो ढांचा है जो मैंने आपके बीच तैयार कर दिया है। हम इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं तीन भागों में करके, यानी कि पहले पढ़ेंगे हम पूर्व मौर्य काल जिसमें हम हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और विदेशी आक्रमणों की बात करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, उसके बाद शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर विदेशी आक्रमणों के बारे में बात करेंगे जो हमारे 4 हुए थे, जैसे कि हिंद यूनानी, शक और पहलव और कुषाण। इन सभी के बारे में हम देखेंगे, एक एक करके सारे पॉइंटों को देखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू कर देते हैं क्लास को। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हर्यंक वंश के बारे में। तो आप अपनी हेडिंग बना सकते हैं हर्यंक वंश। चलिए साथियों, एक बार आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, वैसे आप अपनी हेडिंग बना सकते हैं हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश को हम देखेंगे किस प्रकार। तो हम सब चीज को मिटाकर सिर्फ यहां पर लिख देंगे अब हर्यंक वंश, यानी हम पूर्व मौर्य काल पढ़ रहे हैं मगध के उत्कर्ष के अंदर। तो पूर्व मौर्य काल में हम पढ़ेंगे अब मगध के उत्कर्ष
के अंदर हम पढ़ेंगे पूर्व मौर्य काल। पूर्व मौर्य काल में हम बात करेंगे किसकी, तो बात करेंगे हम हर्यक वंश की। हर्यक वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश। पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिता को मारकर ही पुत्र शासन किया करता था। कौन से वंश के अंदर, हर्यक वंश के अंदर। हम देख लेते हैं ये हर्यक वंश हमारे सामने आया कैसे। तो बात है, आप जानते हैं कि मौर्य वंश के बारे में हमें जो जानकारी मिली है सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा जानकारी मिली है हमें पुराणों से और वेदों से। वेद और पुराणों से हमें जानकारी मिली है किसकी, मौर्य वंश के बारे में। लेकिन हमें कुछ जानकारी मिलती है महाभारत से ही, जो हमारा महाभारत ग्रंथ है जिसकी रचना वेद व्यास ने की थी, उससे हमें जानकारी मिलती है किसके, मौर्य वंश के बारे में। और वो क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका जो हमारा क्या बोलते हैं, जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश से पहले कभी एक शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ ने क्या किया था, तो बृहद्रथ ने ही स्थापना की थी बृहद्रथ वंश की। और बृहद्रथ वंश का ही अंतिम शासक हुआ जिसे कहते हैं रिपुंजय। रिपुंजय कौन था, तो रिपुंजय का ही मंत्री हुआ जिसे कहते हैं पुलिक। और इसी पुलिक का ही पुत्र हुआ करता था जिसे कहते हैं हम बिंदुसार। तो बिंदुसार ने ही स्थापना की थी किसकी, हर्यक वंश की। तो आइए हम इसे, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी दी है हमें, तो इसकी जो जानकारी हमें कहाँ से मिली है, इसकी जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। जानकारी हमें पुराण से मिलती है और वेदों से मिलती है, और आप लिख सकते हैं महाभारत से। महाभारत से भी इसकी जानकारी मिलती है। और वो कैसे, और महाभारत में आप जानते हैं कि महाभारत से हमें इसलिए जानकारी मिलती है कि एक शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ ने स्थापना की थी बृहद्रथ वंश की। और बृहद्रथ वंश का ही अंतिम शासक हुआ करता था जिसे कहते हैं रिपुंजय। और इसी रिपुंजय का मंत्री हुआ करता था जिसे कहते हैं पुलिक। तो इसका मंत्री कौन था, पुलिक। और पुलिक का ही पुत्र था बिंदुसार। और इसी बिंदुसार ने स्थापना की थी हर्यक वंश की। तो आइए हम लेके चलते हैं यहीं से, ये हमारी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी। तो आइए इसका आप देख सकते हैं कि इसका संस्थापक कौन था। सॉरी, बिंदुसार नहीं, यहाँ पर बिंबिसार आगा। बिंदुसार तो दूसरा है, पढ़ेंगे हम उसके बारे में। बिंबिसार, वो कार्यकाल कब से माना जाता है, तो 500 लगभग हमारा इसका कार्यकाल है वो 544 से 544 BC से 492 BC तक रहेगा। और जो हमारा जो इसका काल है ये हमारा रहेगा 544 से ये रहेगा 412। यानी हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने। और बिंबिसार ने की थी कब, 544 में स्थापना की। ये हमारा जो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी मैंने आपको बता दी, आप चाहे तो लिख सकते हैं या समझ भी सकते हैं। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा यह किसके समकालीन था, तो ये गौतम बुद्ध के समकालीन था। गौतम बुद्ध के समकालीन था कौन, बिंबिसार। और इसी ने क्या किया, तो इसी ने अंग पर आक्रमण कर इसे मगध में मिलाया। और इसी का ही एक वेद हुआ करता था, राजवेद जिसे कहते हैं जीवक। जीवक को कहाँ भेजा था, तो जीवक को भेजा था जिसे कहते हैं हम अवंती भेजा जीवक को। राजा चंद्रवृद्ध वहां का उस टाइम पे शासक था, उसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण किसे, जीवक को भेजा कहां पर, उसके दरबार में। और उसकी बीमारी का इलाज किया किसने, जिसे कहते हैं जीवक ने। तो आपसे पूछा जाएगा इसका राजवेद कौन था,
राजवेद। राजवेद था इसका जीवक, और जीवक ही कहाँ गया था? तो ये गया था कहाँ? अवंती। और अवंती का शासक कौन था इस टाइम पे? तो यहाँ का शासक था जिसे कहते हैं चंद्रप्रद्योत। और इसी चंद्रप्रद्योत की इसे बीमारी हो गई थी, कौन सी? इसे पीलिया नामक बीमारी यानी अतिसार बीमारी हो गई थी इसे, किसे? चंद्रप्रद्योत को। इसी का इलाज करने के लिए कौन गया था? जीवक। किसने भेजा था? बिंबिसार ने, क्योंकि ये इसका दोस्त हुआ करता था। तो आइए इस पॉइंट को हमने लिख लिया है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपसे अगर पूछा जाएगा कि अंग को मिलाकर मगध में अंग पर आक्रमण किसने किया था? अंग पर आक्रमण करके मगध में मिलाया। तो अंग पे आक्रमण करके मगध में किसने मिलाया था? तो ये किसने मिलाया था? इसी ने मिलाया था, बिंबिसार ने। तो आपसे ये चीज पूछी जा सकती है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये और क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है विवाह करने के मामले में। तो इसने बहुत सारे विवाह किए, उसमें से पूछा जाएगा कि इसने अपना प्रथम विवाह किससे किया था? तो एक लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था चेलना से विवाह किया था। तो ये आपसे पूछा जाएगा विवाह के लिए प्रसिद्ध, यानी विवाह करने के मामले में प्रसिद्ध था कौन? बिंबिसार। और इसने बहुत से विवाह किए। इसका प्रथम विवाह किससे हुआ था? तो प्रथम विवाह हुआ किसके? चेलना से। जो चेलना कौन थी? ये लिच्छवी वंश की राजधानी, लिच्छवी वंश की ही राजकुमारी हुआ करती थी जिसे कहते हैं चेलना। अब मैं लिच्छवी वंश के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। लिच्छवी वंश की ही एक और थी जिसे कहते हैं हम महामाया के बारे में मैंने आपको बताया था। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, जो उनके जन्म के 7वें दिन मर गई थी। वो भी कौन से वंश की थी? लिच्छवी वंश की थी। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो ये हमारी क्या थी? तो ये इनसे प्रथम विवाह किया। यहां से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन विवाह के मामले में प्रसिद्ध है कौन? बिंबिसार। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद इसका पुत्र था जिसे कहते हैं, इसका पुत्र था अजातशत्रु। तो इसका पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने ही इसकी हत्या कर इसकी हत्याचार अगला शासक बना। और अगला शासक बना अजातशत्रु। कब से कब तक? तो ये बना 400, जैसे कि यहां से है 492 से ये रहा 560 तक। 444 से मैं उल्टा बोल गया। 492 से 460 तक रहेगा कौन? जिसे कहते हैं अजातशत्रु। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम एक बार लिख लेते हैं, एक बार आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जिसे कहते हैं अजातशत्रु। और अजातशत्रु का जो शासनकाल है ये रहा 492 से लेके 460 तक, यानी 492 BC से 460 तक रहा कौन? अजातशत्रु। आपसे पूछा जाएगा इसका अन्य नाम क्या था? तो इसका अन्य नाम क्या था? इसका अन्य नाम था कुणिक। कुणिक किसे कहा जाता है? तो कुणिक कहा जाता है अजातशत्रु को। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और इसने 2 नए हथियारों की शुरुआत की जिन्हें कहते हैं रथमूसल और महाशिलाकंटक। इसने 2 नए हथियार बनाए। दो, वो कौन कौन से थे? एक तो था रथमूसल और एक था महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक और रथमूसल की शुरुआत की और इसने आक्रमण किया किस पर? तो बज्जी पर आक्रमण करके इसने मगध में मिलाया। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बज्जी पर आक्रमण किसने किया था? तो बज्जी पर आक्रमण करने वाला शासक भी कौन था? अजातशत्रु। तो आपसे पूछा जाएगा बज्जी जो महाजनपद हुआ करता था, बज्जी पर आक्रमण करके
करके मगध में मिलाया। भज्जी पर आक्रमण करके कहां मिलाया था? मगध में मिलाया। किसे? आप देख सकते हैं, किसे? भज्जी पर आक्रमण करके मगध में मिलाया था। किसने? अजातशत्रु ने। आप इस पॉइंट को भी आप लिखेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट आता है इसका पुत्र। नेक्स्ट आता है इसका पुत्र। इसका पुत्र था उदयन। उदयन ने क्या किया कि उदयन ने सोचा कि इसने मेरे पिताजी को मार दिया था, यानी इसने भी अपने पिताजी को मार दिया था, और ऐसे ही मैं करूंगा, अपने पिता को मारकर अगला शासन करूंगा। तो ऐसे ही हुआ। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मारकर, यानी इसका पुत्र कौन था? उदयन। इसका पुत्र था उदयन, और उदयन ने हत्या कर दी किसकी? अजातशत्रु की। यानी इसमें लगातार 2 पिताओं की हत्या हो चुकी थी, इसीलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, जो मैंने आपको लिखवा दिया था। आइए इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आता है उदयन। आपने नोट कर लिया होगा। नोट जरूर करते चलना है। आता है उदयन, और उदयन का जो शासन है वो कब से कब तक रहा था? तो ये 460 से 460 बीसी से ये रहा हमारा शासनकाल। आपसे पूछा जा सकता है कि उदयन का शासनकाल 460 से लगभग 20 साल शासन किया था किसने? उदयन ने। 440 तक, 440 बीसी तक शासन किया किसने? उदयन ने। और उदयन क्यों महत्वपूर्ण है? इसने अपने पिता की हत्या कर दी किसकी? अजातशत्रु की। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर इसने स्थापना की थी किसकी? पाटलिपुत्र की। यानी गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। इसीलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी ने क्या किया, जब इसकी स्थापना कर दी, तो इससे पहले जो राजधानी हुआ करती थी किसकी? जो हमारा हर्यक वंश था, हर्यक वंश की जो इससे पहले राजधानी हुआ करती थी वो थी वैशाली। लेकिन हुआ क्या? आइए इसने क्या किया? तो इसने राजधानी बनाया किसे? वैशाली को, सॉरी पाटलिपुत्र को। लेकिन इससे पहले जो राजधानी क्या थी? तो इससे पहले राजधानी हुआ करती थी हर्यक वंश की वैशाली। लेकिन इसने क्या किया? इसने आक्रमण कर दिया किस पर? स्थापना कर दी पाटलिपुत्र की, और पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी, तो इसने अपनी राजधानी को बनाया पाटलिपुत्र। ये आपसे पॉइंट पूछा जाता है। इसके बाद आता है इसका पुत्र, जिसे कहते हैं नागदशक। और नागदशक ने क्या किया था? तो आपसे एक पॉइंट और पूछा जा सकता है कि इसके पुत्र, इससे पहले और भी व्यक्ति आते हैं, और व्यक्ति कौन से आते हैं? अनिरुद्ध। तो इसका पुत्र था अनिरुद्ध, और इसका भी अनिरुद्ध का पुत्र हुआ, जैसे कहते हैं हम मुंडक। और मुंडक का पुत्र हुआ, मुंडक का पुत्र था नागदशक। और नागदशक की हत्या किसने की थी? तो नागदशक की हत्या कर दी किसने? जो इसका ही मंत्री हुआ करता मंत्री था, नागदशक का मंत्री था, जिसे कहते हैं महापद्मनंद। महापद्म ने हत्या कर दी किसकी? नागदशक की, और एक नए वंश की स्थापना की, जिसे कहते हैं मंत्री। इसका मंत्री था, जिसे कहते हैं शिशुनाग। और शिशुनाग ने ही अगले वंश की स्थापना कर दी। तो शिशुनाग ने ही अगले वंश की स्थापना कर दी, अगला वंश की बनाया, जिसे कहते हैं शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का प्रथम शासक हुआ शिशुनाग। और यह शासन रहा हमारा 440 से, जो हमने देखा था अभी 412 से,
और लगभग ये हमारा शासन रिया है इसका 412 से लगभग 344 तक, 412 से 344 तक शासन रिया किसका? शिशुनाग वंश का। इसके बाद स्थापना कर दी नंद वंश की महापद्मनंद ने। इसके बारे में हम बात करेंगे कल। तो ये हमारी आज की क्लास थी। क्लास कैसी लगी? अगर पॉइंट समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहे स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।